Hello students, this is lecture 1 on the topic market equilibrium. This is the last chapter of your microeconomics. This is also known as chapter which is price determination. Okay, in many books आपको मिलेगा price determination under perfect competition. So आप उस chapter को इससे link out कर सकते हैं. So let us start with this particular chapter, that is market equilibrium. ओके इन दिस बेसिकली बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट चेंज करता है प्राइस डिटर्मिनेशन को. सो फर्स्ट डेफिनेशन प्राइस डिटर्मिनेशन. ओके सी आज अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहला आपके लिए क्रूशियल है कि मैं क्या प्राइस पे कर रहा हूँ. सपोज यू आर अटेंडिंग अ क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर व्हाट विल बी दी फीस. सपोज यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो उसका एमआरपी. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी which is decided by what, which is decided by your supply and demand. कि जिसी मार्केट में डिमांड और सप्लाई रहेगी उस हिसाब से क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेंट्स होगा. The for determination of price, demand and supply both are required as both blades of scissors. मतलब हम जब प्राइस डिटरमाइन करेंगे सो आई विल नीड बोथ डिमांड ऑल्सो and I will need supply also. Only then I can decide what is the equilibrium price or what is the market price. Okay, जैसे two blades are required to cut a piece of cloth, वैसे ही बेटा मार्केट पे हमको प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों चाहिए. नाउ सी मार्केट डिमांड का क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन की इनवर्स रिलेशन. अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था. डिमांड का क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव. टेल मी क्या रहेगा डिमांड का, नेगेटिव की पॉजिटिव. सर पॉजिटिव. पॉजिटिव रहेगा डिमांड का. अच्छा सर, अरे डिमांड एंड प्राइस सर नेगेटिव. सर एक नेगेटिव रहता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप. लॉ ऑफ डिमांड भूल गए क्या, आगे का बस याद करते जाओ और पीछे का सपाट है ना. सो यहाँ पे देखो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट सप्लाई का क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव. बताओ मुझे, अगर डिमांड का नेगेटिव है तो सप्लाई का क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन. लॉ ऑफ सप्लाई की प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे देखो सप्लाई का कैसा हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग. सर अपवर्ड स्लोपिंग. अब देखो यहाँ पे ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं. यस सर, हो रहे कि नहीं हो रहे हैं. तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम, वेयर योर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट E, which is known as market equilibrium, and on the basis of this particular point only आपका क्या रहेगा, price is 3 and demand is 30. so price अगर 3 है और डिमांड मेरा कितना चल रहा है 30, so ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा which is 3, and ये नीचे जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. यहाँ पे लिखा भी है देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ and your E is the equilibrium point. तो अगर आपसे पूछा जाए what is equilibrium, so equilibrium वो पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं, इक्वल. और इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां पे प्राइस जो है उस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई अगेन क्या है, इक्वल. अगर आपसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, so equilibrium quantity is that quantity at which demand and supply both are equal. Clear हुआ first concept of equilibrium? Clear. demand supply जहां पे intersect करेंगे वहां पे क्या आएगा बेटा, बताओ. जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या होगा, बताओ सर. जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, सौम्य. सर
सर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस प्राइस को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे क्रिश? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। सो डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट हुए, मार्केट वहां पे इक्विलिब्रियम पे आ गया, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा जो यहाँ पे है, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी। अब देखो आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, what is excess demand on the, what are the effect of excess demand on the price and quantity demanded? फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन लिया, suppose the price of good is lower than the equilibrium price, explain the changes that will be establishing in equilibrium price. Now these questions are in your workbook also, जो मैंने आपको दी हुई है माइक्रो बुक, that is also there. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है सबसे पहला कि एक्सेस डिमांड क्या है। चलो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? वर्ड एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? सर ज्यादा डिमांड। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या होगी? कम। कम। सो ये एक्सेस डिमांड। चलो अब अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल एज वेल एज द सॉल्यूशन। तो जब भी बेटा वाले क्वेश्चंस आए एक्सेस डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम, हम सबसे पहले बनाएंगे बेस डायग्राम, जो अपन ने बेस डायग्राम बना के रखा है। क्या है बेस डायग्राम अपना? जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हुए वो हमारा बेस डायग्राम हो गया। ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 3 है, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 है। माय बेस डायग्राम इज कंप्लीटेड। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब ये जहां पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस 3 है, डिमांड 30 है, सप्लाई भी 30 है, तो यहाँ पे आपका ये बेस डायग्राम क्लियर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन कैसे अराइज होगी जब प्राइस फॉल हो रहा है। कैसे? अब देखो बेस डायग्राम आपका क्लियर है। अब बेस डायग्राम में हम करेंगे चेंजेस। अब मैं लेके आ रहा हूं इस प्राइस को 3 से 1 पे, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, प्राइस फॉल हो रहा है। अब जैसे ही बेटा मेरा प्राइस फॉल हुआ, when at a price of commodity demand is exceeded by quantity supplied, it is a situation of excess demand. तो जब मैंने 3 से 1 पे लेके आया, पहले टेबल में देखो, जैसे ही मैं 3 से 1 पे लेकर आया, मेरा डिमांड कितना है सर? 50। और सप्लाई कितनी है सर 10। सो मार्केट में डिमांड 50 की है और सप्लाई कितना है 10। सो जो डिमांड है वो एक्सेस कितने से चल रहा है? बताओ, एक्सेस डिमांड कितने से चल रही है? 40। एक्सेस डिमांड इज इक्वल्स टू 40। तो देखो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 1 से एक लाइन ड्रॉ करी जो सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिख रहा है 10? यस सर। और वहीं डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कितना दिखा रहा है बेटा? 50। So now you can see one triangle formation. एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है, उस एरिया को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। Can you see this triangle formation? यस सर, यस सर। तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन क्या है बेटा? ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ही आपका एक्सेस डिमांड है। एंड एक्सेस डिमांड जब भी मार्केट में आएगा, मींस whenever there will be excess demand, मतलब जब भी आपके मार्केट में क्या होगा, एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट होगी, मतलब ये ट्रायंगल जो अपन ने शेड करके रखा था, जब भी आपके मार्केट में एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट होगी तो आपका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे तुम खुद सोचो, जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं कि उसके प्राइस कम होते हैं? बताओ, अगर एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में तो प्राइस क्या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना बेटा। सी, अपन ने 3 से 1 पे लेकर आए, लेकिन मार्केट वापस उसको 1 से 3 पे लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्राइस 3 से 1 पे लेकर आऊंगा तो ये तो मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट कर रहा है, और अगर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई मार्केट में तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल इंक्रीज। समझ में? एक्सेस डिमांड आया। सो हियर इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन है एक्सेस डिमांड का। आपको यहाँ पे टेबल में ये दिखाना है कि डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस। तो यहाँ पे मेरा डिमांड है, भले ही चले प्राइस 2 पे देखें, अगर मैं प्राइस 2 पे भी देखूं ना बेटा तो वहां पे भी मुझे ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्राइस 2 से लाइन बनाता हूँ
अब दिख रहा है छोटा ट्राइंगल? यस सर, यस अब सर, ये वो 3 ट्राइंगल और हो 2 के जाएगा बीच आपका, में। वो पहले बड़ा ट्राइंगल था जब 3 पे, अभी भी आपका ये ट्राइंगल दिख गया, दैट इज ऑफ एक्सेस डिमांड। सो ये ट्राइंगल वापस क्या दिखा रहा है? अगेन देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एंड एक्सेस डिमांड ऑलवेज इंक्रीजेस द प्राइस। बेटा इसमें ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने ट्राइंगल आइडेंटिफाई सही कर लिया, जैसे ये ट्राइंगल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अगर 2 पे है, तो भी अपने पास क्या आ जाएगा? एक्सेस डिमांड का ट्राइंगल, and excess demand always increases the price of commodity। तो जहां excess demand 2 पे थी, तो वो 2 से किस पे लेकर आएगा उसको वापस? 3। 3। ठीक है, आर यू गेटिंग सर? समवेयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे सर? देखो लिखा भी हुआ है, when at a price of commodity its quantity demanded exceeds its quantity supplied, then it is a situation of excess demand। पहले ये क्लियर हो गया सबको? सर? हाँ बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि ये हमें भी ऐसे ही हाईलाइट करना पड़ेगा एग्जाम हाँ, में आपको हाईलाइट करना ट्रायंगल को? पड़ेगा कि एक्सेस डिमांड है। जैसे यहाँ पे लिखा ओके है सर। प्राइस ₹1, द डिमांड इज 50 एंड सप्लाई इज 10, सो एक्सेस डिमांड इज देयर बाय 40, और यही एक्सेस डिमांड क्या करेगा? आगे आपके प्राइस को इंक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? एक्सेस डिमांड क्लियर हो गया है? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अब अगर एक्सेस डिमांड क्लियर हो गया है, देखो वहां पे ट्राइंगल फॉर्मेशन भी दिखा दिया लास्ट में, दिख रहा है ट्राइंगल फॉर्मेशन? मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे ABE ये ट्राइंगल फॉर्मेशन आपको दिख गया होगा। ये ट्राइंगल फॉर्मेशन आपको वहां पे शेड करके दिखाना है दैट दिस ट्राइंगल इज डिनोटिंग एक्सेस डिमांड। अब याद रखना, एक्सेस डिमांड का जो ट्राइंगल होगा वो बेटा सिंपल ट्राइंगल होगा। याद रखना, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी याद रख लो, एक्सेस डिमांड का जो ट्राइंगल होगा वो हमेशा कौन सा बनेगा? सिंपल ट्राइंगल बनेगा। अब कमिंग टू दी नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट सिचुएशन क्या बोली? इफेक्ट क्या है एक्सेस डिमांड का? एक्सेस डिमांड का ये इफेक्ट है कि फर्स्ट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। तो जहां 3 से 1 पे आए तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, विच इज डिनोटेड बाय AB, और ये ट्राइंगल AB दिख गया। सो ड्यू टू एक्सेस डिमांड कंपटीशन बढ़ जाएगा, और it will increase what? It will increase the price. As price begins to rise, there will be expansion along the supply curve and contraction along the demand curve. अब देखो बेटा, अगर अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो इसका तो एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन डिमांड कर्व का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हम 50 से 30 पे जा रहे हैं, तो डिमांड तो कम हो रही है, लेकिन सप्लाई में क्या हो रहा है? 10 से 30 जा रहे हैं, तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। तो यहाँ पे डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सप्लाई में एक्सपांशन हो रहा है, जो अपन ने पहले पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड दिस विल लीड टू, अल्टीमेटली ये तब तक चलेगा जब तक वापस डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए? इक्वल नहीं हो जाए। प्राइस कंटिन्यूज टू राइज until and unless equilibrium is attained when it is demand equals to supply। क्लियर हुआ एक्सेस डिमांड का सिनेरियो बेटा पूरा? यस सर। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको दिखाना है एग्जामिनेशन पे। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, विच इज एक्सेस सप्लाई। अब बताओ, एक्सेस डिमांड में डिमांड ज्यादा था, तो एक्सेस सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई ज्यादा। तो अपन ये बोल सकते हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। यस ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, सपोज प्राइस ऑफ गुड इज हायर। अब लोअर नहीं कर रहे हैं हम, 3 से 1 पे नहीं जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं 3 से 5 की तरफ। तो सिचुएशन क्या होगी? तो भी सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की आएगी। लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बेटा? कौन सा डायग्राम है इसको? कौन सा डायग्राम बोलते हैं अपन? सर इक्विलिब्रियम बेस डायग्राम बताया था ना, बेस डायग्राम। डायग्राम बेस डायग्राम हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए कि बेस डायग्राम मेरा इक्विलिब्रियम इस पे है 3 पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी 30 है, एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या बोल रहा है? एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट इन द मार्केट। पर एक्सेस सप्लाई पहले से पहले मैंने अपना ये बेस डायग्राम बना दिया कि इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी 30 है, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा 3 है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E है। अब जैसे ही बेस डायग्राम कंप्लीट करा, अब आप वो सिचुएशन बताओ
कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई बढ़ेगी, कौन सा लॉ? यस सर। बताओ, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई बढ़ती है, कौन सा लॉ है ये? विच लॉ? इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द सप्लाई। सर लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे 3, 4, 5 हुआ तो देखो यहाँ पे सप्लाई 30, 40, 50 हो गई, और वहीं डिमांड क्या हो गई? कम। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है डिमांड पे? सर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, जैसे ही आप 3 से 5 की तरफ आए, सप्लाई कितना हो गया बेटा? 50। डिमांड कितना हो गया? 10। तो सरप्लस 10। कितना चल रहा है? सर 40। सरप्लस 40। ये है आपका एक्सेस सप्लाई। सौम्य गेटिंग दैट? एक्सेस सप्लाई कितना है? 40। 40. सौम्य, आर यू गेटिंग दिस? Okay, maybe he has left. He is not there in the connection meeting. चलिए, now moving further. Excess supply आपका कितना हो गया बेटा? Excess supply हो गया आपका 40. Okay, excess supply आपका आ गया 40. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बेटा? Let us understand. जैसे ही मैं 5 पे गया और 5 से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, तो अब देखो बेटा, आपको पहले ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है? इन्वर्टेड मिल रहा है कि सिंपल ट्राइंगल मिल रहा है? ये ट्राइंगल। सर इन्वर्टेड। सर इन्वर्टेड। तो एक्सेस सप्लाई जो ट्राइंगल बना के देगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा? एक्सेस Inverted सप्लाई triangle. ऑलवेज मेक अ इन्वर्टेड ट्राइंगल। ये याद रखना, अपने दिमाग में बिठा देना कि एक्सेस सप्लाई हमेशा कौन सा ट्राइंगल बनाएगा? इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाएगा। अब इन्वर्टेड ट्राइंगल हमेशा देखो प्राइस को क्या करेगा? डिक्रीज। सो एक्सेस सप्लाई हमेशा प्राइस को करेगा डिक्रीज, और एक्सेस डिमांड हमेशा क्या करता है? प्राइस को इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे देखो, व्हेन एट अ प्राइस commodities quantity demanded exceeds the quantity supplied, there is a situation of excess supply। और टेबल में भी देख लिया अपन ने, टेबल बनाया था अपन ने, 5 पे देखा कि यहाँ पे excess supply exist कर रही है, therefore we can say at a price of 5 there is excess supply। अब बताओ मुझे, प्राइस 4 पे भी excess supply है क्या? बताओ। यस सर। तो प्राइस 4 पे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे देखो वापस मैंने ट्राइंगल बनाया, तो अब जो मेरा ट्राइंगल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो छोटा ट्राइंगल, ये वाला जो 4 से है। इन्वर्टेड है कि सिंपल ट्राइंगल है? बताओ अभी मेरे को। सर इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑलवेज क्या डिनोट कर रहा है बेटा? इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑलवेज डिनोट एक्सेस सप्लाई। और सिंपल ट्राइंगल क्या डिनोट करेगा? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, एक चीज याद रखना। फिर उसके बाद एक्सेस सप्लाई, अगर ये इन्वर्टेड ट्राइंगल दिखा दिया, फिर यहीं में अगर मैं एक्सेस डिमांड दिखाना चाहूँ तो एक्सेस डिमांड मैंने सपोज यहाँ से 1 से बना दिया और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल दिखा दिया, तो ये जो आपका सिंपल ट्राइंगल बन रहा है वो सिंपल ट्राइंगल क्या है? सिंपल ट्राइंगल इज माय एक्सेस डिमांड। तो याद रखना, excess demand always increases the price, excess supply always decreases the price, and excess demand has a simple triangle formation, and वही excess supply has a inverted triangle formation। clear हो गया? yes sir। yes sir। Now beta, excess demand and excess supply is clear to you। Now we will move on to the next। ये देखो आपके पास अभी इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन होगा एक्सेस सप्लाई का। अब एक्सेस सप्लाई अगर हमारे सामने है बेटा, व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? वेयर सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एट दैट प्राइस there is excess supply when the supply is more and your demand is less। अब due to excess supply बेटा, अगर एक्सेस सप्लाई होगा तो प्रोड्यूसर में कंपटीशन होगा, एंड दिस कंपटीशन विल रिड्यूस द प्राइस। तो जहां 5 पे था आप किस पे आ जाएंगे बेटा? अपन जहां पहले 5 पे था आप किस पे आ गए? अपन 3 पे वापस, क्योंकि एक्सेस सप्लाई ऑलवेज रिड्यूसेस द प्राइस। एज प्राइस बिगिंस टू फॉल, अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई क्या हो रहा है? कम। जैसे देखो यहाँ पे से हम 30 पे जा रहे हैं तो डिमांड बढ़ गई, पर सप्लाई क्या हो गई? 50 से 30 पे गई। सो एज प्राइस फॉल्स देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, तो सप्लाई का क्या हो गया? फॉल।
वहीं आपका डिमांड कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डिमांड में क्या हो गया, एक्सपांशन, तो सप्लाई कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और डिमांड कर्व में एक्सपांशन हुआ, एंड दिस विल कंटिन्यू until and unless demand is equals to supply. क्लियर, ये आ जाएगा तब तक जब तक अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुंचते, तो अपना पॉइंट ई है। अब देखो, अपन अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। मतलब अब क्या देख रहे हैं बेटा, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी विल सी, आगे वाले डायग्राम्स में हम देखेंगे कि आपका सप्लाई कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो डिमांड है वो क्या होगा, डिमांड चेंज होगा। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट। तो पहला है इंक्रीज इन डिमांड, तो देखो डिमांड का क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट के लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सर राइटवर्ड शिफ्ट। और वहीं अगर मेरे को डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कब कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज देयर इन डिक्रीज इन डिमांड। अब दोनों ही डायग्राम्स को अपन देखेंगे विद द कंपैरिजन विद सप्लाई। ओके, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ फर्स्ट डायग्राम अगर अपन देखें, इफेक्ट ऑफ चेंज व्हाइल सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, मतलब डिमांड में चेंज है और सप्लाई क्या है आपका कांस्टेंट। तो सबसे पहला है कॉजेस ऑफ इंक्रीज एंड राइटवर्ड शिफ्ट। पहले तो याद रखना बेटा, डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला रीजन क्या है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है सो डिमांड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। यस सर। सेकंड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड किसकी बढ़ जाती है, उसके अनदर सब्स्टिट्यूट की। जैसे बताया था पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक का सब्स्टिट्यूट, तो अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी तो कोक की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइसेस में क्या हो गया, फॉल। अल्टीमेटली जैसे कार एंड पेट्रोल, तो आज अगर कार के दाम चले डाउन हो गए, अल्टीमेटली डिमांड ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जैसे ही फेवरेबल टेस्ट आएगा आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, कि भैया फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइस राइज हो जाए, तो अभी क्या कर देंगे हम, उसकी डिमांड इंक्रीज। सो दीज आर दी कॉजेस। बेटा अभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, हमेशा कौन सा डायग्राम बनाते हैं, बेस डायग्राम। तो यहाँ पे बेस डायग्राम बन गया, जहां पे इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है, यहाँ पे प्राइस का इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम है। अपन ने यहाँ पे बेस डायग्राम बना दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि डिमांड कर्व इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले देखो चेंज इन डिमांड कर्व कैसे होता है। जब डिमांड कर्व इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, बताओ मुझे सर, राइटवर्ड शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व। अब मुझे यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाना है बेटा, तो याद रखना ट्रायंगल फॉर्मेशन आप बनाओगे ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही आप एक्सटेंड करोगे अपनी। जब भी हमको एक्सटेंड करना है बेटा, सो वी विल ऑलवेज एक्सटेंड फ्रॉम ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां से अगर मैं एक्सटेंशन दे रहा हूं तो यहाँ पे ये नए डिमांड कर्व को टच कर रहा है इस पॉइंट पे। अब तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर। कौन सा ट्रायंगल है ये, सिंपल, इन्वर्टेड? सर सिंपल। तो सिचुएशन क्या हुई होगी सर, डिमांड एक्सेस डिमांड के एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड ने देखो प्राइस को इंक्रीज करा है कि नहीं करा है। अब जहां डिमांड का पहले यहाँ था, डिमांड का यहाँ शिफ्ट हो गया, तो आपका इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है तो क्या चीज आएगी, जैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो आपका प्राइस क्या हो गया, पी से यहाँ पे नए प्राइस पे आ गया, जो आया P1। ओके, एंड नया क्वांटिटी क्या हो गई, ये आपकी नई क्वांटिटी आ गई OQ1। सो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड का शिफ्ट हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। फिर बोला कि दिस हैज कॉज्ड व्हिच सिचुएशन, एक्सेस डिमांड सिचुएशन। तो अपन ने यहाँ पे ट्रायंगल पहले से ही बना दिया कि ये जो अपना एक्सेस डिमांड का ट्रायंगल है ये अपन ने पहले ही हाईलाइट कर लिया।
Due to increase Yes, in sir. demand, the competition amongst the buyer increases, and this will increase what? This will push the price towards the up. तो प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई में क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन. ओके, दिस इज द कंक्लूजन. तो बेटा डायग्राम के साथ आपको ये कंक्लूजन भी लिखने आने चाहिए. ये कंक्लूजन आप लिख रहे हो. ओके, आफ्टर इंक्रीज इन डिमांड आपको क्या लिखना है बेटा कि रिजल्ट क्या है? व्हाट इज माय कंक्लूजिंग पोर्शन? तो कंक्लूजिंग पोर्शन क्या है कि इक्विलिब्रियम पहले ई पॉइंट पे था, अब ये नया पॉइंट आ गया ई डैश. तो इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड फ्रॉम ई टू ई डैश. क्वांटिटी में क्या कंक्लूजन है? क्वांटिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1. OQ1. फिर उसके बाद क्या कंक्लूजन बोला है कि प्राइस में क्या चेंज है बेटा? बताओ प्राइस में क्या चेंज है? प्राइस हैज चेंज फ्रॉम OP टू OP1. ओके, तो और लास्ट में आप एक और कंक्लूजन डालोगे, दैट इज योर डी कंक्लूजन, दैट एज देयर इज एक्सेस डिमांड. आप उसको हाईलाइट करना, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन को हाईलाइट करके आपको दिखाना है एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट. और यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेस डिमांड इज देयर इन द मार्केट, दैट्स व्हाई प्राइस हैज इंक्रीज्ड. दैट्स व्हाई क्या होगा? प्राइस क्या हो गया है आपका? प्राइस हैज इंक्रीज्ड. Increase. चलिए, so we are concluding today's lecture on this particular topic. कल मैं बताऊंगा जब आपका डिमांड डिक्रीज होता है. So this is your homework. आप अपना डायग्राम बना के दिखाओगे कि जब डिक्रीज इन डिमांड होता है. ओके, जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा और उसके कंक्लूजन क्या होंगे. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग today's lecture related to market equilibrium. Do subscribe my channel for further updates. If you like the video, do press the bell icon. Ending the today's lecture.